अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हालांकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी डिवाइन ओरिजिन रियल्म के पहले लेवल पर ही था, लेकिन उसकी असली ताकत अब किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगर वो अपने 3 महीने पुराने वर्जन से लड़ता तो उसे 1 सेकंड में हरा देता। आज 80वां सेशन खत्म हो चुका था। पहले जब यूनचे की मेरिडियंस टूटती थी तो उन्हें जुड़ने में टाइम लगता था, लेकिन आज का सीन कुछ और ही था। बुद्धा हार्ट लोटस का सिर्फ एक पत्ता यूज करने से उसकी बॉडी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। यूनचे ने जोर से चिल्लाया और अपनी स्किल रंबलिंग हेवन एक्टिवेट कर दी। अब आगे, पहले जब वो ये स्किल यूज करता था तो उसका शरीर दबाव नहीं झेल पाता था और उसकी मेरिडियंस टूटने लगती थी। साथ ही उसे बहुत गुस्सा आता था और वो कंट्रोल खोने लगता था। लेकिन आज उसकी मेरिडियंस किसी किले की तरह मजबूत थी। उसे अपनी प्रोफाउंड एनर्जी पर ऐसा कंट्रोल महसूस हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि टाइम लिमिट अभी भी उतनी ही थी, लेकिन उस थोड़े से टाइम में वो अपनी पीक पावर यूज कर सकता था। यूनचे ने आंखें बंद की और पिछले कुछ महीनों की ट्रेनिंग को याद किया। उसे समझ आ गया था कि मु शुआनियन उसे बस पीट नहीं रही थी, बल्कि उसके हर हमले के पीछे एक गहरा मतलब था। घंटों सोचने के बाद यूनचे ने मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया, ठीक है, कल तो मैं मास्टर को हरा कर ही रहूंगा। अगली सुबह सेक्रेड हॉल के बाहर का नजारा बहुत ही शांत और ठंडा था। आसमान से बर्फ गिर रही थी। मु शुआनियन हमेशा की तरह शांत खड़ी थी, लेकिन यूनचे का ऑरा आज बदला हुआ था। उसकी नई मेरिडियंस की वजह से उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में एक अलग ही वाइब आ रही थी। यूनचे ने झुककर कहा, मास्टर, गुस्ताखी माफ करना। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया। पहले यूनचे तब हमला करता था जब मु शुआनियन उसे बोलती थी, लेकिन आज उसने सामने से इनिशिएटिव लिया। अगर कुछ महीने पहले उसकी एनर्जी फ्लो एक छोटे से झरने जैसी थी, तो आज वो एक बाढ़ की तरह थी। बिना किसी वार्निंग के यूनचे बिजली की रफ्तार से मु शुआनियन की तरफ भागा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ उसकी बॉडी की आफ्टर इमेजेस दिख रही थी। यूनचे की आंखों में आज डर नहीं था, बल्कि जीतने की एक जिद थी। मु शुआनियन ने शर्त रखी थी कि अगर वो उसके 10 हमले झेल ले या उसे अपनी जगह से थोड़ा भी पीछे हटा दे तो वो जीत जाएगा। आज यूनचे का मकसद सिर्फ डिफेंस करना नहीं था, उसे यह साबित करना था कि वो बुद्धा हार्ट डिवाइन वेन्स का असली हकदार है। ये सरप्राइज अटैक उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। यूनचे की स्पीड देखकर भी मु शुआनियन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस अपनी एक उंगली हल्का सा हिलाया। उसी वक्त आसमान से गिर रही बर्फ ने अपनी दिशा बदल ली और एक भयानक तूफान बनकर सीधे यूनचे की तरफ लपकी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की बर्फ उसे कुचलने आ रही हो। लेकिन यूनचे तैयार था। उसने तुरंत चिल्लाया, सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन, और अपना इविल गॉड बैरियर खोल दिया। आमतौर पर यह बैरियर खोलने के बाद बंदा थक जाता है, लेकिन आज यूनचे रुका नहीं। उसने बर्फ के तूफान को ब्लॉक किया और पलक झपकते ही मु शुआनियन के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपनी हथेली में बिजली जैसी तेजी के साथ मु शुआनियन की पीठ पर हमला किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने यूनचे को सन्न कर दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। स्विश की आवाज आई और उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। यह कोई साधारण धुंध नहीं थी। मु शुआनियन ने उसे आइसी मिस्ट में घेर लिया था। सीन यह था कि यूनचे की आंखें तो गई, उसका स्पिरिचुअल सेंस भी काम करना बंद कर दिया। वो मु शुआनियन से 5 कदम से भी कम दूरी पर था, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां है। ऊपर आसमान है या नीचे जमीन, सब गायब। ये एक ग्रेट रियल्म किंग की ताकत थी, जिसने यूनचे के सारे सेंसेस को एक पल में काट दिया था। उसे लगा जैसे उसे किसी दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया हो। यूनचे एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसने दांत भींचे और अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया। उसके ऊपर एक ड्रैगन की शैडो बनी और एक भयानक दहाड़ गूंज। ये था ड्रैगन सोल डोमेन। ये उसका असली हथियार था। मु शुआनियन की मेंटल स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा थी, लेकिन ड्रैगन गॉड की सोल का लेवल अलग ही था। जैसे ही ड्रैगन दहाड़ा, मु शुआनियन, जो डिवाइन मास्टर रियल्म पर थी, एक सेकंड के लिए जम गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। यह मौका सिर्फ एक पल का था। यूनचे को महसूस हुआ कि सामने वाली ठंडी ऑरा कमजोर पड़ गई है। उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया और पूरी ताकत से आगे हाथ मारा। उसे लगा कि वो मु शुआनियन को धक्का देकर यह मैच जीत जाएगा। यूनचे का हाथ आगे बढ़ा और किसी चीज से टकराया। उसे अपनी हथेली पर ठंडक महसूस हुई।
यूनचे का दिल खुशी से झूम उठा कि उसका हमला लग गया, लेकिन अगले ही पल वो खुशी एक भयानक डर में बदल गई। दिक्कत यह थी कि उसका हाथ किसी सख्त चीज या कंधे पर नहीं लगा था। उसका हाथ किसी बहुत ही नरम और मुलायम चीज में धंस गया था, क्योंकि उसने पूरी ताकत से हमला किया था। उसकी उंगलियां उस नरम चीज में काफी अंदर तक चली गई। उसे अपनी हथेली के बीच में कुछ उभरा हुआ महसूस हुआ। एक सेकंड के अंदर यूनचे को समझ आ गया कि उसने क्या पकड़ लिया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन रुक गई। वो किसी रबड़ की गेंद की तरह उछलकर पीछे भागा और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मास्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। हुआ यह था कि मु शुआनियन के छाती के मौसम्बी, जो यूनचे की पकड़ से आजाद हुई थी, अब भी हिल रही थी। कोई और होता तो यह नजारा देखकर खुश होता, पर यूनचे की हालत खराब थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए पीछे छलांग लगाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। वो तो पीछे टेलीपोर्ट हुआ था, तो उसका हाथ आगे कैसे लगा? वहां एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि बर्फ गिरना भी बंद हो गई। आसपास का उजाला कम होने लगा और अंधेरा छाने लगा। यूनचे की सांसें अटक गई। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन यह ठंड बर्फ की नहीं थी। यह मु शुआनियन की किलिंग इंटेंट थी। यूनचे ने मु शुआनियन को पहले भी गुस्से में देखा था, लेकिन ऐसा गुस्सा कभी नहीं। स्नो सॉन्ग रियल्म की वो सबसे बड़ी किंग थी, जिसे कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। उसके कपड़े के कोने को भी कोई आदमी छू नहीं सकता था। और आज यूनचे ने गलती से उसकी पवित्रता को अपने हाथों से कलंकित कर दिया था। यह ऐसा पाप था जिसकी माफी 7 जन्मों तक नहीं मिल सकती थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, डेंग। मु शुआनियन की उंगली पर एक नीला आइस क्रिस्टल बन गया। वो क्रिस्टल इतना ठंडा था कि पूरी गैलेक्सी को जमा दे। यूनचे का शरीर अकड़ गया। आमतौर पर मु शुआनियन अपनी ताकत कम करके हमला करती थी ताकि वो मरे नहीं, लेकिन उस छोटे से क्रिस्टल में इतनी ताकत थी कि यूनचे को लाखों बार मार सके। यूनचे कुछ बोलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। भागने का तो सवाल ही नहीं था। मु शुआनियन एक डिवाइन मास्टर थी, उसके सामने से भागना नामुमकिन था। यूनचे ने मन ही मन सोचा, मैं जैस्मीन को ढूंढने निकला था, वादा किया था कि वापस आऊंगा, लेकिन आज तो खेल खत्म है। यह तबाही बहुत बड़ी है। उस भयानक सन्नाटे में मु शुआनियन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगली पर वो मौत का क्रिस्टल चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, हर शब्द किसी तीर की तरह चुभ रहा था, तुम्हें मरना होगा। यूनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो जानलेवा आइसिकल यानी बर्फ का नुकीला टुकड़ा यूनचे के शरीर को भेद नहीं वाला था। मतलब वो बस एक पल में बर्फ की धूल बनने वाला था। लेकिन तभी एक औरत की आवाज जोर से गूंजी, एल्डर सिस्टर रुको। और उसी वक्त मु बिंगयुन एक बर्फीले तूफान की तरह वहां पहुंची और उसने सीधा मु शुआनियन की कलाई पकड़ ली। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी ने उस आइसिकल को पिघला दिया। मु बिंगयुन ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या आप उसे जान से मारने वाली हैं? बिंगयुन को जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने पिछले कई हजार सालों में मु शुआनियन से ऐसी भयानक किलिंग इंटेंट कभी महसूस नहीं की थी। यह गुस्सा ऐसा था कि वो यूनचे को सिर्फ मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना चाहती थी। मु शुआनियन की आंखों में खून उतर आया था। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, इसने जो किया है, इसे मरना होगा। और जैसे ही उसने ये बोला, उसके हाथ में फ्रोजन हार्ट सोल गाउजर प्रकट हो गया। एक नहीं, बल्कि 4 नए आइसिकल्स हवा में फ्लोट करने लगे, जिनकी आइस एनर्जी पहले वाले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। मु बिंगयुन घबरा गई। उसने अपने दोनों हाथों से मु शुआनियन की कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, दीदी, मुझे नहीं पता इसने क्या गुनाह किया है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि यूनचे कोई घटिया इंसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कभी नहीं देती। बिंगयुन ने अपनी बात जारी रखी, और अगर इसने कोई बड़ी गलती की भी है तो याद रखिए, इसने मेरी जान बचाई है। उस एहसान के बदले इसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। बिंगयुन की आवाज में विनती थी। वो यूनचे की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसने न सिर्फ उसे बचाया था, बल्कि फ्रोजन क्लाउड आसगढ़ और स्नो सॉन्ग रियल्म के अनगिनत लोगों की जान भी बचाई थी। लेकिन मु शुआनियन खामोश थी। उसकी आंखों में वही ठंडक थी। मु बिंगयुन तुरंत यूनचे के सामने आ गई और उसे अपनी बहन की नजरों से छिपा लिया।
उसने अपना सबसे बड़ा तर्क रखा। दीदी, ये आपका डायरेक्ट डिसाइपल है। आपने खुद कहा था कि ये भविष्य में आपसे भी आगे जा सकता है। आपने इसे वो बुद्धा हार्ट लोटस दिया जिसे आपने 9000 साल तक तैयार किया था। क्या आप अपनी उम्मीद और वो 9000 साल की मेहनत एक पल के गुस्से में बर्बाद कर देंगी? युनचे पीछे खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। उसे पता था कि अगर वो अभी मुंह खोलेगा तो आग में घी डालने जैसा होगा। मु बिंगयुन की बातों का असर हुआ। मु शुआनियन के हाथ में मौजूद आइसिकल्स की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी। बिंगयुन ने इमोशनल कार्ड खेला। आपके मास्टर ने उस लोटस के लिए अपनी जान दी थी। वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपके मास्टर की आखिरी उम्मीद भी थी। प्लीज गुस्से में आकर ऐसा कुछ मत करो जिसका पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी हो। आखिरकार मु शुआनियन चिल्लाई। बस उसके हाथ की बर्फ गायब हो गई। उसने मुंह फेर लिया और ठंडी आवाज में बोली, मैं अभी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। बिंगयुन, तुम इसे मेरी तरफ से मिस्ट एंड वैली में फेंक आओ। मिस्ट एंड वैली। बिंगयुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंक कर बोली, वहां तो फेशुए जैसी डिसाइपल भी नहीं बच सकती। उसे वहां भेजना और सीधे मार देना, दोनों में क्या फर्क है? मु शुआनियन ने साफ कर दिया, 3 दिन। उसे वहां 3 दिन संघर्ष करना होगा। अगर वो मिस्ट एंड वैली में 3 दिन जिंदा रह गया तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। तभी मु शुआनियन ने बिजली की तेजी से पीछे इशारा किया और एक आईसी बीम सीधे युनचे की छाती पर मारी। वहां एक छोटा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन छप गया और तुरंत गायब हो गया। फिर उसने युनचे को चेतावनी दी, ये फॉर्मेशन 72 घंटे बाद एक्टिवेट होगा और उसे मिस्ट एंड वैली से वापस ले आएगा। चाहे वो लाश बनकर लौटे या जिंदा इंसान बनकर, ये उसकी किस्मत है। सुन लो युनचे, ये मौका मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता है। 3 दिन बाद तुम जियो या मरो, बिंगयुन की जान बचाने का एहसान खत्म। इसके बाद मैं तुम्हें एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म जाने में कोई मदद नहीं करूंगी। 3 दिन सुनने में कम लग सकते हैं, लेकिन बिंगयुन का चेहरा अभी भी उतर हुआ था। मिस्ट एंड वैली मौत का दूसरा नाम था। युनचे के करंट लेवल पर वहां 6 घंटे टिकना भी नामुमकिन था। 3 दिन तो बहुत दूर की बात है। बिंगयुन और भीख मांगना चाहती थी, लेकिन मु शुआनियन की किलिंग इंटेंट याद करके वो चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि इससे ज्यादा बहस की तो शायद ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। मु बिंगयुन ने युनचे को उठाया और वहां से ले जाने लगी। युनचे ने जाते जाते मु शुआनियन की पीठ को देखा, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मु शुआनियन ने अचानक पूछा, रुको बिंगयुन, तुम मेरे पास क्यों आई थी? बिंगयुन ने मुड़कर बताया, मुझे फ्लेम गॉड रेल्म से खबर मिली है कि एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंट में हलचल हो रही है। वो हॉर्न ड्रैगन अपने स्केल्स गिराने वाला है। 5 दिन बाद यान वानकांग और यान जुएहाई आपको लेने आएंगे। मु शुआनियन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद ही वहां रुकी हुई बर्फ दोबारा गिरने लगी और जमा हुआ माहौल थोड़ा पिघला। मु बिंगयुन ने एक गहरी सांस ली और युनचे को लेकर उड़ गई। कुछ ही देर में वो लोग मिस्ट एंड वैली के ऊपर थे। यहाँ की धुंध बहुत घनी थी और नीचे से खतरनाक प्रोफाउंड बीस्ट की आवाजें आ रही थी। ये वो जगह थी जहां आइस फीनिक्स सेक्ट के उन डिसाइपल को सजा दी जाती थी जिन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। अब जब वो लोग अकेले थे, मु बिंगयुन ने आखिरकार पूछ ही लिया, युनचे, तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे मास्टर को इतना गुस्सा आ गया? युनचे ने सर झुका लिया और धीरे से बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाई, सीन ये था कि युनचे के अंदर अगर 10 जिगर भी होते तब भी वो बिंगयुन को सच नहीं बता सकता था। अगर बिंगयुन को पता चल जाता कि उसने क्या पकड़ लिया था तो शायद वो भी उसे वही थप्पड़ मारकर ढेर कर देती। बिंगयुन ने उसकी चुप्पी को देखा और ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने सोचा शायद युनचे ने मास्टर का कोई कीमती सामान तोड़ दिया होगा। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मामला कितना पर्सनल था। बिंगयुन ने उसे समझाया, तुम्हारे मास्टर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी। वो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। लेकिन आज जो हुआ, खैर अब जो है सो है। युनचे ने एक अपराधी की तरह सर हिलाया। मैं जानता हूं, मैंने उन्हें निराश किया है। बिंगयुन ने नीचे वैली की तरफ देखा और बोली, नीचे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मास्टर को पता चल जाएगा। वहां तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। मैंने सुना है तुम्हारे पास छिपने की कोई कमाल की आर्ट है। मिस्ट एंड वैली में 3 दिन जिंदा रहने के लिए वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। फिर बिंगयुन ने उसे कुछ सर्वाइवल टिप्स दिए। याद रखना, वहां किसी भी एनिमी से उलझना मत, चाहे वो कमजोर विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ ही क्यों ना हो। वहां प्रोफाउंड बीस्ट्स का झुंड कभी भी आ सकता है। और हां, हवा में उड़ने की गलती मत करना,
उड़ने वाले बीस्ट्स तुम्हें तुरंत देख लेंगे, और अगर कोई और डिसाइपल मिले तो उस पर भी भरोसा मत करना। इसके बाद मु बिंगयुन ने अपनी हथेली खोली। वहां एक छोटा और सुंदर खंजर ब्लेड प्रकट हुआ। यह तितली के पंख जैसा दिखता था और एकदम सफेद था। इसे रखो। इसका नाम क्लाउड बटरफ्लाई है। इसकी जोड़ी का दूसरा खंजर साउंड बटरफ्लाई तुम्हारी मास्टर के पास है। यह हमारे परिवार का पुश्तैनी हथियार है। तुम्हारी तलवार बहुत शोर करती है, लेकिन यह खंजर बिना आवाज किए दुश्मन को खत्म कर सकता है। यूनचे ने उसे पकड़ा तो उसे अपनी सोल तक ठंडक महसूस हुई। ये एक हाई लेवल आर्टिफैक्ट था। बिंगयू ने कहा, मास्टर का गुस्सा शायद बाद में शांत हो जाए। अपना ख्याल रखना। और इसके साथ ही उसने यूनचे को धीरे से धक्का दिया और यूनचे उस जानलेवा धुंध में गायब हो गया। मिस्ट एंड वैली एक ऐसी जगह थी जहां प्रोफाउंड बीस्ट की भरमार थी। आमतौर पर ऐसी जगहों पर बीस्ट की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन यहां एक अजीब सा सन्नाटा था। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि किसी का भी दिल डर के मारे धड़कना बंद कर दे। बर्फानी तूफान भी यहां आकर थम सा गया था। जैसे ही यूनचे वहां गिरा, उसने एक मोटे पेड़ का सहारा लिया। उसके पैर बर्फ में धंसे हुए थे। सबसे पहले उसने अपनी ऑरा को हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का यूज करके पूरी तरह छिपा लिया। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था और अपनी नजर और स्पिरिट सेंस से आसपास की चीजों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। दिक्कत यह थी कि वहां फैली हुई आइसी मिस्ट बहुत ज्यादा घनी थी। कुछ मीटर से आगे देखना नामुमकिन था और ये मिस्ट उसकी स्पिरिट सेंस को भी दबा रही थी। हर तरफ से खतरे की घंटी बज रही थी। यूनचे को समझ आ गया कि मु बिंगयुन ने डराने के लिए नहीं बोला था। यह जगह सच में जानलेवा है। यहां एक छोटी सी गलती का मतलब है गेम ओवर। यूनचे ने एक गहरी सांस ली और सोचा, सुबह तक मैं मास्टर को हराकर खुश हो रहा था, और अब देखो मैं कहां हूं। कुछ देर शांत रहने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन 2 कदम चलते ही उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने बर्फ हटाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक लाश थी। इतनी ठंड की वजह से बॉडी सड़ी नहीं थी, लेकिन उसे बुरी तरह नोचा और खाया गया था। बस उसका चेहरा थोड़ा बहुत सलामत था, जिस पर डर और मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसके कपड़ों के टुकड़े पर आइस फीनिक्स का निशान था, जिसका मतलब था कि वो डिवाइन हॉल का डिसाइपल था। डिवाइन हॉल में सिर्फ वो ही जा सकते थे जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर हो। मतलब एक इतना ताकतवर कल्टिवेटर भी यहां कुत्ते की मौत मारा गया। यूनचे ने डरते हुए कदम पीछे खींचे। अगर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का बंदा यहां नहीं टिक पाया तो उसका क्या होगा? उसे अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह छिपकर रहना होगा। अच्छी बात यह थी कि यहाँ की कोल्ड एनर्जी उसे रिकवर करने में मदद करेगी और उसके पास हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग जैसी टेक्निक थी जो उसकी ऑरा को छिपा सकती थी। यूनचे बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा था। उसका प्लान था कि कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां वो 3 दिन तक बस छिपा रहे। उसे हीरो नहीं बनना था, बस जिंदा रहना था। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके पैरों को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि उसकी बॉडी ने अपने आप रिएक्ट किया और वो बिजली की तेजी से पीछे हटा। बर्फ का ढेर हवा में उड़ा और एक सफेद परछाई जमीन फाड़कर बाहर निकली। एक ठंडी चमक हवा को चीरते हुए यूनचे के चेहरे से सिर्फ 3 इंच दूर से गुजरी। अगर वो 1 सेकंड भी लेट होता तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया होता। यूनचे पीछे लुढ़का और एक पेड़ से टकराया। उसके चेहरे पर खून की 3 लकीरें बन गई थी। सामने एक स्नो व्हाइट वुल्फ खड़ा था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। यह कोई आम भेड़िया नहीं था। इसका साइज विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ से आधा था, लेकिन इसका ऑरा उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक था। ये एक डिवाइन सोल रियल्म का बीस्ट था। यूनचे के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये भेड़िया उसके 15 मीटर पास छिपा था और उसे भनक तक नहीं लगी। वो सफेद भेड़िया पलटा और यूनचे को घूरने लगा। यूनचे ने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकालने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। उस तलवार के हमले से इतना शोर होगा कि आसपास के सारे बीस्ट्स वहां आ जाएंगे। उसने तुरंत मु बिंगयुन का दिया हुआ क्लाउड बटरफ्लाई नाइफ निकाल लिया। यूनचे हमला करने ही वाला था कि उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। खतरा। उसने तुरंत मून स्प्लिटिंग कैस्केड का यूज किया और अपनी जगह से गायब हो गया। उसी पल एक और स्नो व्हाइट वुल्फ पीछे से बर्फ चीरते हुए निकला और वहां हमला कर दिया जहां यूनचे एक पल पहले खड़ा था। मतलब सीन यह है कि वो अकेले नहीं था। वहां 2 भेड़िए थे और उन्होंने यूनचे को घेर रखा था। यूनचे की आफ्टर इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। यूनचे ने देख लिया कि बिना हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। और अब तो 2-2 थे। भागो,
यही एक ऑप्शन था। उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट की और वहां से गोली की तरह भागा। वो दोनों भेड़िए भी कम नहीं थे। वो किसी बिजली की तरह यूनचे का पीछा कर रहे थे। उनकी स्पीड देखकर यूनचे की हालत पतली हो गई। वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। कुछ देर भागने के बाद अचानक उन भेड़ियों ने अपनी स्पीड कम कर दी और पीछा करना छोड़ दिया। यूनचे ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसका माथा ठनका। ये रुके क्यों? ये बीस्ट्स बहुत चालाक होते हैं। अगर वो रुके हैं तो इसका मतलब है कि आगे कोई और भी बड़ा खतरा है। यूनचे तुरंत रुका और अपनी ऑरा छिपा ली, लेकिन तभी उसे सामने से एक पहाड़ जैसा भारी दबाव महसूस हुआ। डेंस मिस्ट के बीच से एक विशाल सफेद फिगर बाहर आई। यूनचे ने ऊपर देखा। सामने एक पहाड़ जितना बड़ा जायंट मंकी खड़ा था। उसकी आंखें भी खून जैसी लाल थी। जैसे ही उसने यूनचे को देखा, बिना कोई वार्निंग दिए उसने अपने हथौड़े जैसे विशाल हाथ नीचे पटक दिए। यहां के बीस्ट्स को बात करने का कोई शौक नहीं था। ये सीधा कुचलने में विश्वास रखते थे। यूनचे ने तुरंत इविल गॉड बैरियर खोल दिया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी जैसे आसमान गिर पड़ा हो। बर्फ, पेड़ और जमीन सब हवा में उड़ गए। उस धमाके की शॉकवेव ने यूनचे को किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया। अच्छी बात यह थी कि बैरियर की वजह से उसे चोट नहीं आई, लेकिन वो कई किलोमीटर दूर जा गिरा। उसने दांत भींचे और फिर से भागना शुरू कर दिया। पीछे से उस जायंट मंकी की दहाड़ आ रही थी, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए यूनचे बच गया। अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि ऊपर से एक और चीख सुनाई दी। यूनचे ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक विशाल फियर्स ब्लिजर्ड हॉक आसमान से सीधा उसकी तरफ झपट्टा मार रहा था। उसके पंख दसियों मीटर लंबे थे और पंजों पर मौत लिखी थी। यूनचे के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड बाहर निकाली। गोल्डन क्रोस फ्लेम्स तलवार पर भड़क उठीं और उसने सीधा उस बाज पर हमला कर दिया। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। बूम! गोल्डन फ्लेम आसमान में उठीन और वो विशाल बाज दर्द से चीखता हुआ पीछे की तरफ उड़ गया। लेकिन यूनचे को भी जोरदार झटका लगा। वो तलवार के साथ नीचे गिरा और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। ये जगह सच में नर्क थी। यहां इंसान को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वो बाज फिर से संभला और एक टूटते तारे की तरह यूनचे पर दोबारा हमला करने के लिए नीचे आया। यूनचे ने मन ही मन गाली दी और मून स्प्लिटिंग कैस्केड का यूज करके साइड में हट गया। तभी उसे एक इंसान की आवाज सुनाई दी। ये तो सच में एक फियर्स ब्लिजर्ड हॉक है। ये नीचे आ गया है। जल्दी इसे सील करो। इसका प्रोफाउंड कोर हमारा होगा। तभी एक नीली रोशनी चमकी और उस विशाल बाज को अपनी जगह पर जमा दिया। जो बाज अभी यूनचे की जान लेने वाला था, वो अब बर्फ की एक मूर्ति बन चुका था। मिस्ट के बीच से दो लोग तेजी से उड़ते हुए आए। आगे वाले ने अपनी तलवार सीधे उस बाज के शरीर में घोंप दी और उसकी जान निकाली। पीछे वाले ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वाह! सीनियर ब्रदर यीझो का जवाब नहीं। ये प्रोफाउंड कोर हमें बहुत काम आएगा। सीनियर ब्रदर यीझो! ये नाम सुनते ही यूनचे चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। मिस्ट के पार उसे एक चेहरा दिखाई दिया जिसे वो पहचानता था। मू यीझो! ये यहां क्या कर रहा है? जैसे ही यूनचे ने उसे देखा, मू यीझो की नजर भी यूनचे पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उस मरे हुए बाज को भूल गया और यूनचे की तरफ मुड़ा। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगी। क्या ये तुम हो, यूनचे? हां, ये तुम ही हो। उसकी आवाज और आंखों में जो चमक थी, वो बता रही थी कि आज यूनचे की किस्मत बहुत खराब है। उसे शेर के मुंह से बचकर मगरमच्छ के सामने डाल दिया गया था। यूनचे के सामने मू यीझो खड़ा था। वही मू यीझो जो फर्स्ट पैलेस का चीफ डिसाइपल था और बहुत बड़ा नाम था। यूनचे का माथा भन्ना गया कि भाई, ये बंदा यहां इस खतरनाक मिस्ट एंड वैली में क्या कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो यूनचे को ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। मू यीझो के साथ वाला बंदा भी यूनचे नाम सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया। उस बंदे ने तो उस जायंट ईगल के प्रोफाउंड कोर को भी वहीं छोड़ दिया और सीधे मू यीझो के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में डिसबिलीफ था। यूनचे खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को नीचे नहीं रखा। उसने एक हल्की स्माइल दी और बोला, हेलो जूनियर ब्रदर यीझो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिलोगे। लगता है हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। लेकिन मू यीझो का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में इतना हेट्रेड था कि बस पूछो मत। वो गुर्राते हुए बोला, यून चे,
तू नीच और बेशर्म इंसान। मैंने सपने में भी तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने का सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हाँ, तेरे पाप आखिरकार तुझे यहां ले ही आए। कौन जानता था कि तुझे भी यहां एग्जाइल किया जाएगा और तू सीधे मेरे हाथों में गिरेगा। इसे कहते हैं असली रिट्रीब्यूशन। यूनचे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने टेरी स्माइल के साथ पूछा, जूनियर ब्रदर, मुझे समझ नहीं आ रहा। माना कि हमारे बीच थोड़ी अनबन थी, लेकिन वो बात तो खत्म हो चुकी है ना। फिर ये इतना हेट्रेड कहां से आ रहा है? असल बात यह थी कि यूनचे सच में कंफ्यूज था। उसे लगा था कि फैंग मो वाला मैटर मू हानी ने सुलझा दिया था और मू यीझो ने तो माफी भी मांग ली थी। तो अब ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? मू यीझो का चेहरा गुस्से और खुशी के मारे इतना अजीब हो रहा था कि यूनचे को लगा कहीं उसने गलती से मू यीझो की पूरी फैमिली को तो नहीं टपका दिया और उसे याद ही नहीं। तभी मू यीझो चिल्लाया, अभी भी नाटक कर रहा है। तू ही वो वजह है जिसकी वजह से मुझे यहां एग्जाइल किया गया। यूनचे की आंखें सिकुड़ गई। मैं? कैसे? मू यीझो ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि 3 महीने पहले जैसे ही सेक्ट मास्टर ने यूनचे को डायरेक्ट डिसाइपल बनाया, मू यीझो के पुराने सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए गए। उसके सारे क्राइम्स बाहर आ गए और उसे सबसे क्रूएल पनिशमेंट मिली, मिस्ट एंड वैली में एग्जाइल। और मू यीझो को पक्का यकीन था कि यह सब यूनचे ने करवाया है, क्योंकि बदला लेने का मोटिव सिर्फ उसी के पास था। यूनचे ने जब यह सुना तो उसे पूरा गेम समझ आ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, मुहानी वो हरामी, मतलब साफ था मुहानी ने मू यीझो को रास्ते से हटाने के लिए यूनचे के नाम का इस्तेमाल किया था। यूनचे ने मू यीझो को समझाने की कोशिश की, भाई तुझे नहीं लगता कि यह सब मुहानी ने किया होगा? लेकिन मू यीझो मानने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए मुहानी एक देवता जैसा था। यूनचे के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। उसने कहा, देख, तूने वो क्राइम्स किए थे तो सजा तो मिलनी ही थी, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन अंदर ही अंदर यूनचे गालियां दे रहा था कि मुहानी ने क्या गेम खेला है। मू यीझो अभी डिवाइन सोल रियल्म के पीक पर था और यूनचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मू यीझो ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और बोला, हैरत है कि तू अभी भी हंस सकता है। 3 महीने पहले तू सेक्ट मास्टर का डिसाइपल था, पर अब तू भी यही मरेगा और मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यूनचे ने बिना किसी डर के अपनी आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड दिखाई, जिससे आइस ब्लू रोशनी निकली। उसने कहा, गलतफहमी है भाई, तुम लोग एग्जाइल हो, मैं नहीं। मैं यहां अपनी मास्टर के ऑर्डर पर ट्रेनिंग करने आया हूं और कुछ दिन में निकल जाऊंगा। यह देखकर मू यीझो के साथ वाला डिसाइपल डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि यूनचे के पास अभी भी जेड थी, वो भी सेक्ट मास्टर वाली। मतलब यूनचे सच बोल रहा था। लेकिन मू यीझो की आंखों में पागलपन छा गया। वो बोला, तो क्या, हम वैसे भी यहां मरने वाले हैं, तो तुझे साथ लेकर मरने में क्या बुराई है? उसने हवा में हाथ घुमाया और अपनी स्वॉर्ड को वापस खींच लिया। माहौल एकदम टेंस हो गया। मू यीझो ने कहा, अभी तू उस हॉक से मरने वाला था, इसका मतलब तेरे साथ कोई प्रोटेक्टर नहीं है। अगर मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं तो मुझे मरते वक्त भी खुशी मिलेगी। उसके पीछे वाला डिसाइपल चिल्लाया, सीनियर ब्रदर, ऐसा मत करो, इससे प्रोफाउंड बीस्ट्स आ जाएंगे। लेकिन मू यीझो ने उसे चुप करा दिया और सीधे यूनचे पर आइस ब्लेड्स की बारिश कर दी। वो बदला लेने के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। लेकिन यहां पर यूनचे ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। पीछे हटने के बजाय वो सीधे मू यीझो की तरफ दौड़ा। उसने आइस ब्लेड्स को डॉज किया और अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के साथ मू यीझो पर अटैक कर दिया। ये देखकर सबको लगा कि यूनचे सुसाइड करने वाला है, क्योंकि मू यीझो का लेवल उससे बहुत ज्यादा था। पीक ऑफ डिवाइन सोल रियल्म। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। बूम! यूनचे तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ उड़ गया। मू यीझो को भी झटका लगा और उसकी स्वॉर्ड मुड़ गई। वो हैरान था कि डिवाइन ओरिजिन रियल्म का बंदा उसे पीछे कैसे धकेल सकता है। लेकिन तभी उसने देखा कि यूनचे उस धक्के का यूज करके मिस्ट यानी कोहरे के अंदर बहुत तेजी से भाग गया है। मू यीझो को अब समझ आया, ये कमीना, ये मुझसे लड़ने नहीं आया था, ये तो मेरी ही ताकत का यूज करके भागने की फिराक में था। गुस्से में पागल होकर मू यीझो ने यूनचे के ऑरा को लॉक किया और उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। तू बच नहीं सकता यूनचे। अब ये एक फुल स्पीड चेज बन चुका था। यूनचे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। साला, आज दिन ही खराब है। पहले मास्टर को नाराज किया, फिर यहां आया, बीस्ट से पंगा हुआ, और अब ये पागल मू यीझो पीछे पड़ा है। मू यीझो का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि
क्योंकि एक छोटे लेवल के कल्टीवेटर को पकड़ने में उसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। उसने अपनी स्पीड और बढ़ाई और चिल्लाया, तू भाग नहीं सकता, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू याद रखेगा। युनचे ने पीछे मुड़कर देखा और समझ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पक्का पकड़ा जाएगा, उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। युनचे ने अपनी हथेली में गोल्डन क्रो फ्लेम्स जमा की और अचानक पीछे फेंक दी। बर्निंग सन रप्चर, एक जोरदार धमाका हुआ और उस सफेद बर्फीली दुनिया में गोल्डन फ्लेम फैल गई। इस धमाके से मू यीझोउ का फोकस हिल गया और युनचे का ऑरा लॉक टूट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर युनचे ने अपना एक डीकॉय ऑरा दूसरी तरफ फेंका और खुद हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का यूज करके एक मोटे पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली। आग की वजह से वहां मौजूद कई प्रोफाउंड बीस्ट्स चिल्लाने लगे। मू यीझोउ आंधी की तरह वहां से गुजरा और युनचे के डिकॉय ऑरा का पीछा करने लगा। युनचे ने चैन की सांस ली, बच गया, लेकिन तभी उसकी किस्मत ने फिर पलटी मारी। ऊपर से दो सफेद सांप जो उंगली जितने पतले थे सीधे उसके कंधे पर आ गिरे और अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?